अब बात करते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी की। सुभद्रा कुमारी चौहान भी द्विवेदी युग की एक ऐसी कवित्री रही हैं जिन्हें हिंदी साहित्य में स्वर कोकिला कहा जाता है और जिन्होंने अपनी राष्ट्रीय भावनाओं के द्वारा संपूर्ण हिंदी साहित्य जगत को ओतप्रोत किया। आधुनिक हिंदी साहित्य की स्वर कोकिला सुभद्रा कुमारी चौहान अपनी राष्ट्रीय वाणी की अमर गायिका के रूप में जानी जाती है। इनका जन्म 16 अगस्त 1904 ईस्वी को प्रयाग के निहालपुर में हुआ और इन्होंने 15 फरवरी 1948 को इस जगत से अपनी आंखें मूंदी और एक प्रकार से इस जगत को अंधकार में बना। मात्र 44 वर्ष की अल्पायु में राष्ट्र देवी की सेवा करते हुए कार दुर्घटना में ईश्वर ने इनको इनके स्वरों को सुनने के लिए मानो अपने पास ही ले। सुभद्रा जी बाल्यकाल से ही कुशाग्र बुद्धि की थी। उन्हें बाल्यकाल से ही साहित्य में रुचि थी। परंपरा से विद्रोही, साहसी, निर्भीक एवं संवेदनशील सुभद्रा जी का विवाह सुप्रसिद्ध वकील ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान से हुआ, जो स्वयं राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत थे। सुभद्रा जी स्नेहमयी मां एवं समर्पित पत्नी के रूप में आदर्श दाम्पत्य जीवन जीते हुए स्वतंत्रता संग्राम की नेत्री रही। इन्होंने भक्ति, भावना, सामाजिक चेतना, प्रेम परक, पारिवारिक एवं प्रकृति परक कविताएं लिखी हैं। झांसी की रानी, झंडे की सम्मान में, स्वदेश के प्रति स्वागत गीत, वीरों का कैसा हो वसंत, मातृ मंदिर, जलियांवाला बाग में बसंत, असहयोग सेनानी का स्वागत, विदा, मातृ मंदिर में व्यथित हृदय, त्रिधारा, झांसी की रानी की समाधि पर, राखी की चुनौती आदि राष्ट्रीय कविताएं लिखकर इन्होंने अपनी बेटी को अमर बनाया। सुभद्रा कुमारी चौहान जी के व्यक्तित्व की बात करें, उनके व्यक्तित्व में निहित राष्ट्रीय चेतना की बात करें तो सर्वप्रथम किसी भी भाषा का साहित्य उस भाषा के बोलने वालों की मनोवृत्ति, भावना, चिंतन और जीवन संबंधी दर्शन को लेकर चलता है। इसलिए एक भाषा अपने कलेवर में उस भाव भूमि को समाये हुए रहती है जो उसके बोलने वालों की मनोवृत्ति तथा चिंतन को लिए हुए होती है। वास्तव में इस रस में साहित्य उस भाषा के बोलने वाले व्यक्तियों के जीवन की सांसें हुआ करती। केवल इतना ही नहीं, अगर देखें तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी जो है वो एक राष्ट्रीय भावों से युक्त ऐसी कवित्री रही हैं जिन्होंने अपनी भावनाओं के द्वारा, अपनी राष्ट्रीय चेतना के द्वारा, अपने राष्ट्रीय स्वर के द्वारा इस साहित्य को खोज और तेज प्रदान किया। और ये भी बात सकते हैं कि जो कोई भी भाषा का साहित्य है तो उसे बोलने वालों की मनोवृत्ति, भावना, चिंतन और जीवन संबंधी दर्शन जो है वो उसमें दिखाई देता है। इसलिए भाषा अपने कलेवर में उस भाव भूमि को समाये रहती है जो उसके बोलने वालों की मनोवृत्ति तथा चिंतन को लिए हुए होती है। वास्तव में इस रूप में साहित्य उस भाषा के बोलने वाले व्यक्तियों के लिए जीवन की सांसें हुआ। केवल इतना ही नहीं, वह भाषा भाषी समूह के भूत, भविष्य और वर्तमान का सांस्कृतिक इतिहास भी होता है। इसलिए किसी भी साहित्य की सर्वोत्तम परीक्षा उस भाषा के बोलने वालों की संस्कृति की प्रगाढ़ता, मौलिकता तथा दार्शनिक पद्धति में निहित होती है और इसीलिए साहित्य में जीवन का सच्चा प्रतिबिंब दिखाई देता है। श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान केवल भावुक कवि ही नहीं बल्कि एक चिंतनशील व्यक्तित्व की भी धनी थी। उनके हृदय में अपनी धरती और अपने देश के लिए प्रेम इतनी प्रगाढ़ता के साथ समाया हुआ था कि उसके लिए उनका जीवन समर्पित था, उनका साहित्य समर्पित था। वास्तव में सुभद्रा जी का सच्चा व्यक्तित्व अपने जन्म और अपनी भाषा के साथ एक रूप में विद्यमान था। उसमें जीवन की सांसें केवल वर्तमान को लेकर नहीं वरन अतीत को लेकर भी जागी हैं और भविष्य की ओर इंगित कर रही हैं। उनके साहित्य में वर्तमान की आशा और निराशा के, पाप और पुण्य के, पतन और उत्थान के सारे आलेख दिखाई देते हैं। साथ ही एक बार फिर से भारत की महान सांस्कृतिक चेतना उनके साहित्य को मंडित करती हुई प्रतीत होती है।
सबसे बड़ी बात यह है कि यह लालसा केवल आदर्श का उल्लेख नहीं है, वरन जीवन की जागृत अभिलाषा है, और इसी अभिलाषा ने सुभद्रा जी की कविता को एक गति और विशिष्ट प्रकार की सजीव चेतना प्रदान की है, जिसे उनके काव्य साहित्य और गद्य साहित्य दोनों में देखा जा सकता है। तो सुभद्रा जी के काव्य में जो एक गौरव गान है, वो उनके कवि कर्म को पूर्ण करने के लिए नहीं, बल्कि उनके कवि कर्म को एक खोज, तेज, शक्ति और प्रेरणा प्रदान करता है। और अतीत का गौरव गान जो उन्होंने किया, उसके माध्यम से उन्होंने समाज को एक अटूट प्रेरणा और शक्ति प्रदान की, जो उस काल की सबसे बड़ी आवश्यकता है। एक और संपूर्ण राष्ट्र स्वाधीनता की लौ जलाए हुए था, तो दूसरी ओर साम्राज्यवादी शासन अपनी पूर्ण शक्ति के साथ आजादी के आंदोलन और भारतीय संस्कृति को कुचलने में लगा। उसके पास शक्ति थी, जबकि जन सामान्य दरिद्र और पराधीन था। ऐसे हताश समाज में अतीत के गौरव और महानता की ज्योति के दर्शन कराने का कार्य कवि और साहित्य व्यक्ति कर रहे थे। सुभद्रा जी ने भी अपने साहित्य के माध्यम से अतीत की इसी पृष्ठभूमि को स्वीकार किया। अतीत गौरव को वाणी प्रदान करने वाला साहित्य उन्होंने सृजित किया, और यही कारण है कि सुभद्रा जी के साहित्य में वर्तमान की दुरावस्था के चित्र अपनी पूर्ण स्पष्टता के साथ अभिव्यक्त हुए। श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान उस काल की भारतीय और विशेषतः हिंदी क्षेत्र की मानसिकता, प्रखर राष्ट्रवाद को लेकर चली हैं, जिसके दर्शन में राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त, श्री माखनलाल चतुर्वेदी तथा नवीन आदि दिखाई देते हैं। राष्ट्रीय चेतना की इस युग धारा के पुरोधा तिलक और महात्मा गांधी जैसे महापुरुष थे, जिन्होंने देश की राजनीति को ही प्रभावित नहीं किया, बल्कि साहित्य को भी राष्ट्रीय चेतना के साथ उद्बोधित किया। नवीन और अटूट मतलब के उद्बोधन के नवीन और अटूट स्वर प्रदान किए। सुभद्रा जी का परिवार सामंती परिवार था, जो स्वभाव से ही प्रगतिशील नहीं होता, लेकिन तिलक और गांधी जैसे राष्ट्रीय चिंतकों ने सुभद्रा जी के हृदय में देश प्रेम की पवित्र अग्नि अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ प्रज्वलित की, जिसे उनके साहित्य में बिना किसी प्रयास के देखा जा सकता है। कवि केवल भावनाओं का ही चितेरा नहीं होता, बल्कि अपने युग की भाव राशि का चितेरा और प्रतिनिधि भी होता है। इस रूप में कवि केवल व्यक्ति नहीं रह जाता, बल्कि जन सामान्य की आशा आकांक्षाओं का प्रतिनिधि बनकर सामने आता है, और उसके साहित्य में उसके युग की चेतना प्रतिबिंबित होती है। जो कवि इस रूप में हमारे सामने आता है, वह सच्चा जन प्रतिनिधि होता है, और उसका साहित्य जन साहित्य होता है। श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान इस दृष्टि से अपने युग की सच्ची प्रतिनिधि थी। उनके काव्य में उनका युग अपनी समग्रता के साथ प्रकट हुआ है। जब सुभद्रा जी ने साहित्य क्षेत्र में पदार्पण किया, तो उस समय भारतीय स्वाधीनता आंदोलन की तीव्रतम हलचल समग्र देश की चेतना को आंदोलित कर रही थी। यह आंदोलन जन आंदोलन था। समग्र देश की चेतना राष्ट्रीय आंदोलन के इस प्रवाह में बह रही थी। सुभद्रा जी ने अपने आप को इस राष्ट्रीय प्रवाह में अपने सामंत्य परिवेश को त्याग कर झोंक दिया। स्वतंत्रता का यह आंदोलन ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के लिए हुआ था। 1857 के सैनिक विद्रोह की अनुभूति इसमें स्पष्ट सुनाई देती है। साहित्यकारों ने अपनी चेतना इस आंदोलन के जागरण में लगाई। महान कवि माखनलाल चतुर्वेदी ने अपने क्रांतिकारी प्रकाशन कर्मवीर के माध्यम से आजादी के आंदोलन की इस प्रखर ज्योति को और अधिक प्रज्वलित किया। सुभद्रा जी उनकी उत्कट राष्ट्रभक्ति के से अत्यधिक प्रभावित हुई। माखनलाल जी के साहित्यिक गुणों ने एवं कर्मवीर की राष्ट्रीय चेतना ने माखनलाल चतुर्वेदी को सुभद्रा जी के साहित्यिक गुरु के रूप में प्रस्तुत किया। सुभद्रा जी अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ राष्ट्रीय चेतना के इस महायुद्ध में शामिल हुई। उनकी
कलम और उनका हृदय दोनों ही राष्ट्रीय आंदोलन के इस महायुद्ध के पुजारी बन गए। एक बार राष्ट्रीय चेतना की इस प्रवाह धारा में उन्होंने बहना शुरू किया तो जीवन पर्यंत उसी में बहती रही, उसी की भक्ति करती रही। राष्ट्र उनके लिए भारतीय जीवन मूल्यों का प्रतीक बन गया और उसकी स्वाधीनता के जीवन का उद्देश्य और उनकी कलम का आधार। इसी प्रवाह में बहते हुए उन्होंने राष्ट्रीय चेतना के अमूल्य चित्र अपने काव्य में प्रस्तुत किए। उनके काव्य में राष्ट्रीय चेतना के अमूल्य चित्र बिखरे हुए हैं, जो हिंदी साहित्य की थाती है और राष्ट्रीय आंदोलन का समग्र इतिहास इनके कलेवर में छिपा हुआ है। राष्ट्रीय चेतना के जितने रूप हो सकते हैं वो सभी सुभद्रा जी के साहित्य में और विशेषतः काव्य में परिलक्षित होते हैं। इस अध्याय में अगर हम देखें तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जो राष्ट्रगत भाव है उसी को स्पष्ट करने का भाग यहाँ पर प्रस्तुत है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता का केंद्रीय स्वर राष्ट्रीय है, राष्ट्रीयता है, ये अपने आप में पूर्ण रूपेण स्पष्ट होता है। और इनके काव्य में राष्ट्रीयता की अभिव्यक्ति त्याग, समर्पण, बलिदान भावना, विद्रोह, दीन दुखियों की सेवा भावना आदि के भाव दिखाई देते हैं। गांधी जी के आह्वान पर वे पति सहित पढ़ाई छोड़कर स्वाधीनता आंदोलन हेतु समर्पित हो गई थी। सन 1857 की क्रांति में योगदान देने वाली वीरांगनाओं में सर्वश्रेष्ठ झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अपने शौर्य एवं वीरता से अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे और उनके नाम से ही फिरंगी कांपते थे। झांसी की रानी कविता में कवयित्री ने रानी लक्ष्मीबाई के राष्ट्र के प्रति त्याग, समर्पण, निष्ठा, देशभक्ति का चित्रण करते हुए उनकी निर्भीकता का चित्रण किया है। यह कविता सुभद्रा जी की प्रसिद्धि का आधार है। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली। इस कविता में कवित्री ने रानी लक्ष्मीबाई की वीरता का सच्चा चित्रण किया है। राजा गंगाधर राव की मृत्यु के पश्चात किस प्रकार रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से अपने राष्ट्र को आजाद रखने का संकल्प लिया, इसका चित्रण कविता में मिलता है। मात्र 23 वर्ष की उम्र में लक्ष्मीबाई ने स्वतंत्रता के लिए बलिदान देकर पूरे देश को हंसते हंसते प्राणोत्सर्ग होने का पाठ सिखाया। कवित्री ने इस कविता में रानी लक्ष्मीबाई के जन्म से लेकर मृत्यु तक की घटनाओं का चित्रण किया है और लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार कहकर रानी का चित्रण किया। तो लक्ष्मी मर्दानी ने स्वतंत्रता के महायज्ञ में आहुति दी से अभिव्यक्त करते हुए वे कहती हैं, रानी गई सिधार अब उसकी दिव्य सवारी थी, मिला तेज से तेज तेज की वह सच्ची अधिकारी थी, अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी, हमको जीवित करने आई बनी स्वतंत्रता नारी। तो इस कविता में कवित्री ने लक्ष्मीबाई की शौर्य गाथा का गायन किया है और कवित्री रानी के बलिदान के माध्यम से बताती हैं कि बढ़ जाता है मान वीर का रण में बलि होने से, बढ़ जाता है मान वीर का रण में बलि होने से, मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से। तो संसार में यूं तो अनेक सुंदर सुंदर समाधियां हैं, किंतु इस समाधि के गुणगान से कवियों की वाणी पवित्र हो जाती है। सुभद्रा जी लिखती है, पर कवियों की अमर गिरा में इसकी अमिट कहानी है, स्नेह और श्रद्धा से गाती वीरों की वाणी। तो वीरों का कैसा हो वसंत कविता में वीरत्व बोध के दर्शन होते हैं। वीर राष्ट्र रक्षा हेतु रण क्षेत्र में प्राणों की बाजी लगाकर कुरुक्षेत्र की सुलगाती ज्वाला में कूदता है और यही उसके लिए बसंत समान होता है। आ रही हिमालय से पुकार है उददी गरजता बारंबार, प्राची पश्चिम भू नभ अपार, सब पूछ रहे हैं दिन दिगंत वीरों का कैसा हो वसंत। तो कवित्री आगे कुरुक्षेत्र, हल्दी घाटी जैसे ऐतिहासिक स्थलों का स्मरण करती हैं और
अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करती हैं और इन अभिव्यक्तियों के द्वारा वो जो भाव उनकी कविताओं में निहित हैं उनको उजागर करती हैं। तो कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान आगे कहती हैं कि कुरुक्षेत्र जो उनकी कविता है, कुरुक्षेत्र हल्दी घाटी जैसे ऐतिहासिक स्थलों का स्मरण कराती हैं अपनी उसी कविता में और आगे कहती है कि कह दे अतीत अब मौन त्याग लंके तुझमें क्यों लगी आग ए कुरुक्षेत्र अब जाग जाग बतला अपने अनुभव अनंत वीरों का कैसा हो वसंत। तो ये पंक्ति जो वीरों का कैसा हो वसंत से ली गई। सुभद्रा कुमारी चौहान ने वीरों का कैसा हो वसंत शीर्षक कविता में रामायण तथा महाभारत काल के पन्नों को पलटकर अतीत की उज्जवल स्मृतियों द्वारा वर्तमान निराशा पौरुषहीन एवं मृत प्राय भारतीय जनता में संजीवनी भरने का प्रयास किया। इस कविता में ऐतिहासिक स्थलों के साथ साथ ऐसे महापुरुषों का गुणगान हुआ है जिन्होंने अपनी वीरता साहस व पराक्रम से देश का नाम ऊंचा किया। सुभद्रा जी के काव्य का समग्र अध्ययन करने पर उनका हर रंग हर भाव कविता में राष्ट्रपिता की झलक के रूप में दिखाई देता है और उनके काव्य में बलिदानी वीरोत्साह सर्वोपरि है। राष्ट्रीय आंदोलन के अनेक चित्र उनके काव्य में परिलक्षित होते हैं। मुक्ति बोध के अनुसार राष्ट्रीय चेतना की विस्तारशील परिधि के अंदर पनपने वाली आत्म चेतना के जो मनोहर बिंब हमें उनके काव्य में दिखाई देते हैं वो हमारे हिंदी साहित्य जगत का गौरव है। इस काव्य साहित्य में सुभद्रा जी का साहित्य अपनी भाव पद्धति और शैली की विशेषताओं के कारण पृथक और विशेष स्थान रखता है। सुभद्रा जी की सृजन प्रक्रिया को देखते हुए वंशीधर सिंह लिखते हैं कि सुभद्रा जी की सृजनात्मक प्रतिभा का प्रस्फुटन न केवल जीवन में बल्कि रचना में भी हुआ है, जिससे ये ज्ञात होता है कि सुभद्रा जी किस धातु की बनी हुई एक तेजवंत कवि थी। सुभद्रा जी की राष्ट्रीय कविताओं का स्वर स्वतंत्रता के लिए बलिदान का स्वर है। उनका काव्य राजनीतिक सामाजिक आर्थिक चेतना का काव्य है। इन्होंने काव्य लेखन के साथ साथ देश की राजनीति में भी सक्रिय भूमिका निभाई थी और सुभद्रा जी का जीवन हमेशा संघर्षमय रहा। वे पारिवारिक दायित्वों एवं राष्ट्रीय कर्तव्यों में बखूबी अपनी भूमिका निभाती रही। तो इस प्रकार सुभद्रा जी ने न केवल अपने कवि कर्म में अपने व्यक्तित्व में अपने कर्तव्यों की पूर्ति की है वरन उन्होंने अपने पारिवारिक जीवन में जो उनके कर्तव्य हैं उनको बखूबी निभाया है। तो हर एक स्तर पर हर एक कदम पर और अपने जीवन की प्रत्येक भूमिका पर उन्होंने एक उत्कृष्ट व्यक्तित्व को धारण किया है और एक उत्कृष्ट कर्म के साथ वो समाज के मध्य हैं। धन्यवाद।